अक्टूबर नवंबर 2018 पेपर 3 वेरिएंट 1 और हम करेंगे किसका सवाल, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन का क्वेश्चन। ठीक है, बाकी एसएम से रिलेटेड बाकी क्वेश्चन प्लेलिस्ट में अपलोडेड है अगर आपको वहां से देखने हो। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन का क्वेश्चन। पहले आराम से केस स्टडी स्कैन करते हैं, फिर आते हैं आगे। ये पहले भी हम स्कैन कर चुके हैं, इसका ट्रेड यूनियन से रिलेटेड सवाल शायद अपलोडेड है। स्विस अम्ब्रेला हैज बीन ट्रेडिंग एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो हमने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, यानी एक लिस्टेड कंपनी है इन कंट्री एक्स फॉर 15 इयर्स, पुराना और एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है। SU produces a range of large and small umbrellas including golf, fashion and beach, यानी डिफरेंट तरह के umbrellas बनाते हैं। हाँ, ठीक है। प्रोडक्ट एक है, उसकी वेरिएंट्स आते हैं। टोटल सेल्स आर अप्रोक्सीमेटली 2 million units per year. SU products are sold to other companies acting as retailers, यानी B2B अप्रोच है। कौन सी अप्रोच है? B2B अप्रोच है। These retailers arrange for the umbrellas to be printed with the final customer's own logo and word. अब गेम क्या होता है, ये जिस कंपनी को बेचते हैं ना, वो कंपनी उस पे उस कंपनी का लोगो लगा देती है और फिर वो आगे बेच देती है। हाँ, वो कंपनी उनको ये सर्विस देती है। 90% of SU's output is exported, यानी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जाता है। The umbrella market is very competitive, competition high है। There are over 100 companies producing umbrellas for export. यानी अब अपने पास कुछ पॉइंटर्स बनाते हुए, चलो एक गलती मैंने करी थी, मैं पॉइंटर्स नहीं बनवाए। पहला पॉइंटर तो अपने पास ये रख लो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। पहला बुलेट पॉइंट क्या आ जाएगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। उसके बाद अगला बुलेट पॉइंट बना लो 15 इयर्स। क्या बना लोगे, ऑपरेटिंग सिंस 15 इयर्स। ठीक है, ये दूसरा बना लो। एक हो गया पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दूसरा पॉइंट बना लो ऑपरेटिंग सिंस 15 इयर्स। तीसरा बना लो वैरायटी ऑफ अम्ब्रेलास। क्या है, वैरायटी ऑफ अम्ब्रेलास तीसरा पॉइंट है। हाँ, प्रोडक्ट अम्ब्रेला, लेकिन उसके अंदर वैरायटी है इनके पास। ठीक है, वैरायटी ऑफ अम्ब्रेलास है इनके पास। तीसरी बात आप इसके अंदर, उसके बाद चौथी बात आप ये लिख दोगे, B2B बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है, B2B बिजनेस है। एक बात ये हो गई। ठीक है, अच्छा, और कंपटीशन इज हाई। अगला बुलेट क्या आ जाएगा, कंपटीशन इज हाई। वो तो अभी हम स्क्रीन पे कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपके पास लिखवा रहा हूँ, वरना जब आप ये स्कैन करते हुए जाओगे तो साफ साफ लिख लेना। अब एक काम ये करेंगे यार, अगली क्लास की 1-2 क्लास में ना एक पूरा पेपर प्रिंट करवा लूंगा और उसके ऊपर ही तुम्हारे साथ उसके ऊपर करवा दूंगा, ताकि ना तुम्हें एक आदत हो जाए कि उसके ऊपर कैसे करना। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोडक्ट अरेंजमेंट, प्रोडक्शन अरेंजमेंट्स की। सॉरी, SU एम्प्लॉइज 380 पीपल टू मेक द अम्ब्रेलास। कितने वर्कर्स हैं इसके पास, 380 है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। एट द मोमेंट दीज एम्प्लॉइज वर्क फ्रॉम होम ऑन फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो करेंट HR पॉलिसी क्या है, फ्लेक्सिबल है। करेंट HR पॉलिसी लिखो और आगे लिख दो फ्लेक्सिबल। अच्छा, करेंट HR पॉलिसी इज फ्लेक्सिबल। दिस इज दिस इज अबाउट टू चेंज। SU has decided to move all the production to a new factory. Policy change आ रहा है। This process will complete in 6 months. The workers have not wanted to transfer to the factory. तो एक बात ये पॉइंटर लिख लो। भले ये ऑन करना, ये खुला हुआ है सारा, मुश्किल सबर कर जाएगा। वर्कर्स आर नॉट विलिंग टू चेंज। क्या लिखो, वर्कर्स आर नॉट विलिंग टू चेंज। SU are finding that an increasing number of their employees are much more aware of the terms and condition of their employment. यानी employees का awareness है, उनके पास laws क्या है, क्या conditions है। 60% of them are now belonging to a trade union. Trade union का member भी हैं, यानी वो pressurize भी कर सकते। This means that more employees are becoming ऐसे तो हो गया। This means that more employees are becoming increasingly aware of the conditions of employment in other businesses. यानी उनको पता है कि बाकी businesses में क्या हो रहा है, तो उनको क्या मिल सकता है। The production department manager is resisting any recognition of or dealing with trade union. वो resist कर रहा है, वो है ना, recognize करने को तैयार नहीं है, और workers union का हिस्सा है। वर्कर्स यूनियन का हिस्सा है। This is beginning to cause a high rate of labor turnover and difficulties in recruiting. Bullet point बना लो, high labor turnover and recruitment problems. अगली बात आ रही है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर। और एक बात देखो, जहां जहां ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का सवाल आएगा वहां वहां आपको बोलेगा चेंज करो। करंट स्ट्रक्चर के अंदर मसले आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, करंट स्ट्रक्चर आपका सूटेबल नहीं है, तो आपको अब इसके अंदर वेरिएशन लेके आनी। SU है द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वर्कफोर्स प्लानिंग है, फाइनेंस और रिसर्च है। हर डिपार्टमेंट का अपना डायरेक्टर और अपना मैनेजर है। अच्छा, यानी मुझे स्ट्रक्चर भी क्या नजर आ रहा है,
फंक्शनल स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? अपने पास बुलेट पॉइंट बना लो, फंक्शनल स्ट्रक्चर, और साइड में ब्रैकेट में लिख दो ऑटोक्रेटिक। समवॉट ऑटोक्रेटिक अप्रोच नजर आ रही है यहाँ पर, फंक्शनल स्ट्रक्चर और ऑटोक्रेटिक अप्रोच। Otto, the chief executive, is concerned that SU's organization structure is not suited to the competitive market condition in which it operates. He spends a lot of his time dealing with internal arguments between department managers, often about efficiency. यानी ये बुलेट पॉइंट बना लो, interdepartmental conflicts. क्या बना लो? Interdepartmental conflicts. The marketing manager and the production manager complain that departments dealing with staff function never praise employees. अब देखो स्टाफ फंक्शन के साथ कौन डील करता है? यानी एचआर की बात कर रहा है। यानी एचआर वर्कर्स के साथ प्रॉपर्ली डील नहीं कर रहा, उनको प्रॉपर कंपनसेशन और बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, और उनसे अनरीजनेबल डिमांड्स हो रही है, यानी उनका जो अप्रेजल हो रहा है या उनको जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं वो सही नहीं। The finance manager and the workforce planning manager argue that their staff work well because they are controlled by being directed to carry out set tasks. यानी वर्कफोर्स प्लानिंग मैनेजर जो है वो भी एचआर का ही पार्ट है, और जो फाइनेंस मैनेजर है वो भी बोल रहा है कि भाई अगर उनको हमारे वर्कर अच्छी तरीके से काम करते हैं, अगर हम उनको प्रॉपर्ली काम दें। Other departments say their advice is often ignored and all department managers are becoming frustrated and confused. लेकिन बाकी डिपार्टमेंट बोल रहे हैं कि हम जो भी एडवाइस देते हैं उस पे काम नहीं हो रहा, और ये फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है। Otto represents the information about the current organizational structure to the board of directors. Appendix 1 के अंदर डेटा दिया हुआ है, वो जाके देखते हैं। He stated that new factory brings an opportunity to make some changes. नई फैक्ट्री आएगी तो जाहिर सी बात एचआर की पॉलिसी के अंदर पूरा चेंज आएगा। हमें पॉलिसी देखनी है डेलीगेशन के ऊपर, ट्रस्ट एंड कंट्रोल के ऊपर, स्पैन ऑफ कंट्रोल के ऊपर और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। यानी सारी, यानी एचआर के अंदर मेजर चेंजेस हैं। क्या है एचआर के अंदर? मेजर चेंजेस। I can see little difference in the level of efficiency between any of the departments. However, the constant disagreement are lowering our competitiveness. We need a new approach to the way SU is organized. अब मसला क्या? डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, इनएफिशिएंसीज हो रही हैं, वेस्टेज हो रही है, और मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है। अगर आपने इसको टैकल नहीं किया तो आप गए, आपने इसको टैकल नहीं किया तो आप गए। आगे बढ़ते हैं, पहले अपेंडिक्स देख लेते हैं। ये अपेंडिक्स, अब इसने कुछ है ना क्लियरली नहीं बताया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। रिसर्च के अंदर हमें इसने बता दिया कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? रिसर्च का मैट्रिक्स है। बाकी जगहों में हमें बताया नहीं है कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन हाँ हमें हर डिपार्टमेंट अलग नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो हमें कहाँ नजर आ रहा है? प्रोडक्शन के अंदर। यानी हर मैनेजर के अंडर 10 लोग काम कर रहे हैं। डेलीगेशन मीडिया में इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन बाकी 3 डिपार्टमेंट्स में क्या नजर आ रहा है? डेलीगेशन नहीं है। यानी यही दूसरा मुस्तफा ने बोला कि ऑटोक्रेटिक से हम लिंक कर सकते हैं कि ऊपर से काम देते हैं तो वो काम कर लेते हैं, वही बात आ रही है। फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और वर्कफोर्स प्लानिंग, तीनों में डेलीगेशन नजर नहीं आ रही, कम है। हाँ, ऑटोक्रेटिक समवॉट लिंक नजर आ रहा है, जरूरी नहीं है। मार्केटिंग के अंदर हमें डेलीगेशन ज्यादा नजर आ रही है, कह सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी कुछ बताया नहीं है। कॉस्ट कटिंग के ऊपर भी बात इसने करी नहीं है। अब प्रोडक्शन इन द न्यू फैक्ट्री की बात करते हैं। मेकिंग अम्ब्रेलाज इज अ मिक्सचर ऑफ मैन्युफैक्चर एंड असेंबली। मिक्सचर है, यानी मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है, असेंबली भी करनी है। क्या है? कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो खुद बनाते हैं, और कुछ कंपोनेंट्स ये बाहर से लेके आते हैं, बस उनको जोड़ना होता है। SU buys cloth and cuts it into the correct shape. कपड़ा खरीदते हैं, उसको कट करते हैं। The finished umbrella is assembled by fixing the cloth on the frame using bought-in components. And इस कपड़े को इस फ्रेम के ऊपर फिट कर देते हैं। An important part of controlling cost is sourcing and storing the cloth. सबसे बड़ा मंगा क्या है? आपकी कपड़ा खरीद रहे हो, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, और आपकी स्टोरेज कॉस्ट। सही है। Whatever way this is done, the customer's requirement for quality must be met. यानी कॉस्ट के बाद क्वालिटी का वो ख्याल रखना जरूरी है। The new factory is planned to open in 6 months. Not all different workstation for the various product ranges have been installed. अभी इंस्टॉलेशन नहीं हुई है। बोल रहे हैं employees still have to be hired and trained. और वर्कर्स हायर भी करने पड़ेंगे और ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। टेबल 1 के अंदर हमें डेटा आ रहा है इन्फॉर्मेशन का। shows the information from the administration IT department. IT मैनेजर काम कर रहा है ERP सिस्टम्स के ऊपर, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स के ऊपर। अब तुम फैक्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो, तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि क्या ERP सिस्टम्स होते हैं, ये प्रॉपर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हर डिपार्टमेंट को दूसरे के साथ इंटरलिंक कर देता है। ये हर किसी को बता रहा होता है, HR को बता रहा होता है प्रोडक्शन कितनी हो रही है, प्रोडक्शन वाले को बता रहा होता है फाइनेंस से पेमेंट का क्या गेम हो रहा है। हर चीज दूसरे के साथ क्या होती है? इंटरलिंक्ड होती है। लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होती है, लेकिन फायदे भी वैसी तरीके से देती है। इसकी अच्छी एग्जाम्पल तुमने मुझे उसकी दी थी, इसकी पिछली क्लास में तुमने मुझे दी थी इसकी एग्जाम्पल। नहीं, वो तो SAP और HANA सॉफ्टवेयर्स हैं,
इसने कंपनी की एग्जांपल दी थी जो इस्तेमाल कर रही है, यूटोपिया की एग्जांपल दी थी, यानी अमेजोन के अंदर थर्ड फोर्थ नंबर पे आती, पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी है, इसने मुझे सिस्टम की एग्जांपल दी थी, वो बताऊंगा तुम्हें, बड़ी अच्छी एग्जांपल थी वो। आगे बात करते हैं, तो ये क्या बता रहा है, न्यू फैक्ट्री प्रोडक्शन क्या बोल रही है, सही है। न्यू फैक्ट्री प्रोडक्शन हमें ये बोल रही है कि अब हम हमारा मंथली आउटपुट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 3 लाख यूनिट्स। पहले मंथ में तो हम 1 लाख यूनिट्स बनाएंगे, लेकिन हमारे लिए मैक्सिमम एफिशिएंट आउटपुट क्या है, 2,60,000। और फिर इन्होंने फोरकास्ट यूनिट कॉस्ट वगैरह दे दिया। खुद देख लो कि अगर मैक्सिमम पे जाएंगे तो पर यूनिट कॉस्ट 2.40 आएगी, एफिशिएंट पे चलेंगे तो 2.20 आएगी, यानी यहाँ तक इकोनॉमी ऑफ स्केल है, यहाँ तक 3.20 से 2.20 तक इकोनॉमी ऑफ स्केल है, फिर वापस डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल स्टार्ट हो जाएगा। बेटा पर यूनिट कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई ना, 2.20 से 2.40 बार। फाइनेंशियल मैटर्स, एसयू अपीयर्स फाइनेंशियली सिक्योर, हालात अच्छे नजर आ रहे हैं। It has a good reputation and many regular and repeat orders for many of their products. Regular repeat orders भी आ रहे होते हैं। सिर्फ एक्सेप्शन किसमें आ रही, बीच अम्ब्रेलास के अंदर। इसका इलास्टिसिटी का सवाल भी है, इसकी कैलकुलेशन भी डाली हुई है, और शायद इसकी थ्योरी का आंसर भी मैंने अपलोड किया हुआ है। अब गेम क्या है, तो बीच अम्ब्रेलास है ना, ये पूरी कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट करती है उसका 20% कहां से आता है, बीच अम्ब्रेलास से आता है। द मार्केट फॉर दीज इज एक्सट्रीमली कंपेटिटिव, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एसयू ने ऑलरेडी अपनी प्राइसेस कम करी दी है, और इतनी कर दी कि बस अपनी कॉस्ट बहुत मुश्किल से कवर कर रहा है। The marketing department manager considers that the only way to increase sales is to spend more on promotion. मार्केटिंग क्या बोल रहा है कि प्रमोशन पे खर्चा करो, किस पे खर्चा करो, प्रमोशन पे खर्चा करो। अच्छा, he estimates that this will increase the sale over the next 2 years. He thinks that there will be no change to the total unit cost of production. Appendix 2 के अंदर डेटा दिया हुआ है, देखते हैं क्या है उसमें। रेलेवेंट डेटा दिया हुआ है प्रपोजल के ऊपर। रिसर्च शो कर रही है द इंक्रीज इन प्रमोशन इज लाइकली टू इंक्रीज सेल्स बाय 15%, यानी जितना प्रमोशन पे खर्चा करोगे हमारी सेल्स कितने परसेंट से बढ़ जाएंगी। यानी यहाँ पर इसने प्रमोशनल इलास्टिसिटी कैलकुलेट करवाई है हमसे, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। दिस मेक्स हिम सर्टेन दैट हायर प्रमोशनल स्पेंडिंग विल इंक्रीज प्रॉफिट, यानी आप प्रमोशन पे खर्चा करोगे सेल्स आपकी उससे ज्यादा से बढ़ेंगी और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब ये बोल रहा है, देखते हैं। उन्होंने एक्सट्रैक्ट भी देखा है कंपनी का अपेंडिक्स 3 के अंदर, लेकिन उसको अभी तक पूरी बात समझ में नहीं आई, कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है, उसने है ना फाइनेंशियल एक्सपर्ट से इंफॉर्मेशन मांगी है। अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 3 हम देख लेते हैं। ये अपेंडिक्स 2 है। अब ये देखो, करंट प्रमोशनल स्पेंडिंग 40,000 थी, वो 44,000 स्पेंड बात कर रहे हैं, यानी 10% से बढ़ा रहा है। अगर मैं स्पेंडिंग 10% से बढ़ा रहा हूँ तो वो प्रेडिक्ट क्या कर रहे हैं कि डिमांड मेरी 15% से बढ़ जाएगी, यानी इलास्टिक है, व्हिच मींस इट इज गुड, व्हिच मींस इट इज गुड। बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे इसको। बाकी अपेंडिक्स 3 क्या बोल रहा है, अपेंडिक्स 3 मुझे बोल रहा है कि अगर आप चेंजेस करते हो तो सेल्स रेवेन्यू मेरा पहले 10 था, अब 10.3 मिलियन हो जाएगा, सही है, ये फायदा हो जाएगा। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरी 0.21 मिलियन से बढ़ेगी, कितने से बढ़ेगी, तो सिर्फ मेरे ग्रॉस प्रॉफिट में क्या फर्क आया, 0.09 मिलियन। अगर मैं प्रॉफिट एक्सपेंसेस डिडक्ट करूं और अर्निंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट देखूं तो 0.09 मिलियन, और तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मेरा नेट प्रॉफिट कितने से बढ़ रहा है, 0.09 मिलियन से, सही है, 0.09 मिलियन से। तो अब हमारे पर ये जजमेंट पूछ रहा होगा कि बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, लेकिन यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें ने जरा, आज मैथ्स का पेपर था, जरा देख के आ रहा है, कितने बढ़ने से बढ़ रहा है, अगर 2 होता ना फिर 100% से बढ़ता। क्या हो गया चाचा। अच्छा, यहाँ पर देखो, अगर मैं देखूं तो नॉन करंट एसेट्स अच्छे हैं, करंट एसेट्स अच्छे नजर आ रहे हैं। अगर मैं सिर्फ वर्किंग कैपिटल देखूं, इसका करंट एसेट्स 3 है, करंट लायबिलिटीज 2 है, 3 - 2 तो वर्किंग कैपिटल मेरे पास 1 आ रहा है, वही पॉजिटिव है फिलहाल। अगर मैं नॉन करंट लायबिलिटीज देखूं 3.5 है, और अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड देखूं तो वो अच्छा खासा है, यानी मेरी गियरिंग भी इतनी ज्यादा नहीं है। आगे देखते हैं, वापस केस पे जाते हैं। अ न्यू प्रोडक्ट, तो बात करते हैं, द रिसर्च डिपार्टमेंट हैज बीन वर्किंग ऑन मेकिंग अ फोटोक्रोमैटिक अम्ब्रेला। एक नया अम्ब्रेला बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट, इनोवेशन। उसका मटेरियल ब्लैक है, जब सन शाइन करेगा तो वो ब्लैक हो जाएगा, और जब बारिश होगी तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, नई टेक्नोलॉजी है। So far the idea has been explored with little thought to the cost. अभी सिर्फ रिसर्च हुई है, कॉस्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। A sales production, a sales person
a production employee and a research department all claim to have bought the idea, thought of the idea. उन्हें सब claim करने कि हमने आइडिया सोचा था. अब ये बता नहीं कि सब लोग agree कर रहे हैं, एक दूसरे को credit दे रहे हैं, या पता चला आपस में लड़ना शुरू कर दिया कि मेरा आइडिया था, मेरा आइडिया था. SU is hoping that this new addition to their portfolio will give the company a real chance of significant additional profit. मेरे भाई, लेकिन ये महंगा प्रोडक्ट भी होगा, लोग क्या इतना स्पेंड करने को तैयार हैं? To achieve this, there will need to be effective planning and coordination. The new factory is going to open in 6 months. If it all goes according to plan, before this happens, changes to the organizational structure will have to be decided. SU will then be in a good position to successfully sell photochromatic umbrellas in the competitive marketplace. The new umbrella will have to be manufactured within 18 months. It will have to be sold at a premium price. That's why the price skimming करनी पड़ेगी, वरना cost cover नहीं होगी. और खुद देख लो जो बीच umbrellas हैं, उसमें तो प्राइस इतनी कम कर ली कि अभी कॉस्ट कवर करना मुश्किल हो रहा है इनके लिए. The high price means that it will be difficult to sell successfully using existing promotion and distribution channels. और current methods के ऊपर चलेंगे भी नहीं, पूरी marketing strategy नहीं बनानी पड़ेगी. The marketing department has outlined 2 possible options for the distribution and the sale of photochromatic umbrellas. Option क्या है? पहला है joint venture for export. किसी कंपनी के साथ joint venture करो और दूसरी कंट्री में बेचो. SU will identify a partner for joint venture. The business would have access to existing export markets. वो कंट्री के अंदर ऑलरेडी established होगा बिजनेस, उसको उस मार्केट के डायनामिक्स ऑलरेडी पता होंगे, ठीक है, और ये उस मार्केट को फोकस करेगा जहां पर लोगों को प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए, वहां पर वो नए अम्ब्रेला सप्लाई करेगा और जो पार्टनर बिजनेस है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा. कैसे? प्रॉपर पैकेजिंग के अंदर और पर्सनल सेलिंग के थ्रू. पॉसिबल मार्केट्स द पार्टनर्स ऑपरेट इन माइट इंक्लूड होटल्स, स्पोर्टिंग वेन्यूज एंड एक्सपेंसिव अप मार्केट डिपार्टमेंट स्टोर्स. This option offers the possibility of high sales at minimum investment and risk. अभी पॉसिबिलिटी नजर तो आ रही है, लेकिन अब इसकी और इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि भाई किस कंट्री के अंदर जाएंगे, वहां का जीडीपी क्या है, वहां पर इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, इलास्टिसिटी क्या है. दूसरा है कंट्री एक्स के अंदर बेचो, किधर बेचो? SU would first sell the new product in their home country, अपनी कंट्री के अंदर बेचेगा. The new product may not sell in large quantities and will require specialist marketing method. यानी जाहिर सी बात है मार्केटिंग तो चेंज करनी ही पड़ेगी, कुछ भी कर लो. SU would therefore treat country X as a test market, using personal selling to existing customers and contacts. अच्छा, various methods for increasing sales can be tried out. The option offers the possibility of gaining market experience with minimum investment and risk. दोनों में बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट और रिस्क कम है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि इनिशियली सेल्स वॉल्यूम हमारा क्या होगा? ज्यादा नहीं होगा. लोग एक्सेप्ट करें या ना करें हमें पता नहीं. यहां पर आपका केस हो जाता है खत्म. हाँ, रिस्क लो इसके लिए हो सकता है अगर आपने वो वाली स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की स्ट्रेटेजी, अगर आपने वो उसमें टेक्निक्स पढ़ी हो, उसमें एनसॉस मैट्रिक्स की बात होती है. ओल्ड मार्केट है, प्रोडक्ट नया है, तो ओल्ड मार्केट और प्रोडक्ट नया है तो मीडियम रिस्क में बात आती है, रिस्क लो. अपने हिसाब से उन्होंने असम्पशन लिया है ना, है तो अभी भी अम्ब्रेला ना, अभी कितना एक्सपेंसिव हमें नहीं पता कि पहले वाला अभी वाला कितने का बेच रहे हैं और ये कितने का बेचेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है एक्सपेंसिव तो होगा. बेटा एक कलर चेंज करता है. हाँ, अगर उधर होती बारिश है या उधर बारिश होती ही नहीं है तो फायदा क्या? वही काला अम्ब्रेला होगा. सवाल है, evaluate the importance of strategic implementation for the success of option 1 and option 2. देखिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों फोकस किस पे कर रहे हैं कि हमें नया फोटोक्रोमैटिक अम्ब्रेला क्या करना है? बेचना है. और इसके अंदर सवाल अब मुझसे पूछ रहा है कि इसमें स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है. तो भैया सबसे पहले तो आपको इसको बताना है कि स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एक्चुअली होता क्या है. क्या करना है? हाँ सर हो जाएगी. लिखवाऊं, पॉइंटर्स दूं या डिक्टेट? चलो बिस्मिल्लाह करते हैं. सबसे पहले हम बताएंगे इसको कि स्ट्रेटेजिक लिखवा रहे हैं. हाँ रिकॉर्ड हो रहा है. सबसे पहले आप बताओगे इसको, सबसे पहले आप इसको बताओगे कि स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एक्चुअली होती क्या है. जरा सवाल टॉप पे नजर आ रहा है. Evaluate the importance of strategic implementation for the success of option 1 and option 2.
अल्लाह अभी बोला कुछ भी नहीं है, सब क्वेश्चन लिख लिया। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले डेफिनेशन देंगे कि भाई स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एक्चुअली होता क्या है। स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन is the process. Strategic implementation is the process which involves putting the options chosen into action उज़ैर अभी स्किप कर दो लाइन, फिर बाद में आगे उसमें लिख लेना। into action, it involves a number of steps. Such as planning, giving the business a direction, comma, making appropriate changes, while also preparing a backup plan if the business faces a crisis. फुल स्टॉप। यहाँ पर हमारा पहला पैराग्राफ कंप्लीट होता है। 20 मार्क का है ना बेटा, इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है। अगला पैराग्राफ लिखते हैं, द इम्पोर्टेंस of strategic implementation is that it may enable SU to effectively develop a plan of action in order to successfully launch the new photochromatic umbrellas,
as the new umbrellas developed, as the new umbrellas developed, are completely different, so they may require, a differentiated strategy, so they may require a differentiated strategy, so they may require a differentiated strategy as while considering the options, in option one, the market is completely new. The market is completely new, while market new है ना, while in option two, the market is same, but the product is different, so the plan will enable the business to effectively arrange and allocate resources, which may avoid conflicts, however, in order to develop a new plan might not be easy. In order to develop a new plan might not be easy and may take time. अच्छा, फुल स्टॉप यहाँ रोकते हैं। अच्छा देखो 7 मिनट से ये सेशन एंड हो जाएगा, तो मैं आपको अगले जो 3 पैराग्राफ्स है ना वो बता रहा हूँ, ठीक है, पॉइंटर्स बना लो, हो जाए। अगला देखो क्या हो सकता है। एक तो हमने क्या बताया कि हमें प्लानिंग में हेल्प कर देगा, ठीक है। दूसरी बात, जब आप स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन पे जाओगे तो चलो लिख लो एक और पैराग्राफ देखते हैं कि मैं पॉइंटर्स बता रहा हूँ, मेरे पास नोट डाउन कर। अगर आप स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन पे जाओगे सो द बिजनेस विल ऑलरेडी हैव अ कंटिजेंसी प्लान। इस पे जाओगे, अगर आप स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन पे जाओगे तो आपके पास क्या होगा, एक कंटिजेंसी प्लान होगा और एक बैकअप प्लान होगा। तो एक पहला पॉइंटर बनाओ कि आपके पास क्या होगा, बैकअप प्लान। जब आपके पास बैकअप प्लान होगा तो अगर ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, आगे एरो बनाओ, if due to unforeseen circumstances your plan is not successful, तो आप क्या कर सकते हो, अगला एरो बना के लिखो, you can mitigate risk। आप अपना रिस्क क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। जब बैकअप प्लान होगा और अगर आपके हिसाब से नहीं चलता तो आप अपना रिस्क को, आपका जब बैकअप प्लान होगा
और आपके हिसाब से सिचुएशन नहीं चलती, तो आप बैकअप पे जा सकते हो और अपना रिस्क क्या कर सकते हो, मिटिगेट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके फाइनेंशियल लॉसेस आपके फाइनेंशियल लॉसेस कम रहेंगे और आपकी ब्रांड इमेज क्या रहेगी, प्रोटेक्टेड रहेगी। आपकी ब्रांड इमेज क्या रहेगी, प्रोटेक्टेड रहेगी। सही है। लेकिन क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अगर कंटिजेंसी प्लान होगा ना, तो अगर इफ यू फेस समवॉट माइनर प्रॉब्लम्स, देन यू मे इफ यू देयर इज नॉट अ नीड, अगर नीड नहीं भी है ना, फिर भी हो सकता है कि आप बार बार बैकअप पे चले जाए और उसकी जरूरत ना पड़े। सही है। क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने बना के रखा हुआ है ना, तो है ना, फिर बार बार वर्कर्स बोलेंगे, मैनेजर्स बोलेंगे, चलो यार ये हो नहीं रहा, इस पे आ जाते हैं। हो सकता है कि हम इस पे अगर थोड़ा सा और एफर्ट पुट इन करें तो हम अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लें। मिटिगेट रिस्क। अच्छा, दूसरी बात ये, तो वर्कर्स में ऑलवेज whenever they may face a problem, they may just move on towards the backup rather than trying to solve the problems. शायद जरूरत नहीं भी है, लेकिन तुम्हारे बैकअप है तो हाँ चलो यार बैकअप पे चलते, दफा करो, मेहनत नहीं करनी जरूरत। तो यही ना, तो नुकसान होगा ना कि जिस मार्केट में थोड़ी मेहनत करके आप अपना नाम बना सकते थे, आपने वो मार्केट, हाँ, आप बैकअप पे जाके आपने वो जाया कर दिया। दूसरा, आप इसके अंदर ये बात बता सकते हो कि जब आपके पास पूरी स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन होगी ना, तो आप एक प्रॉपर कल्चर डेवलप करोगे। क्या डेवलप करोगे? आप एक प्रॉपर कल्चर डेवलप करोगे। जब आप एक प्रॉपर कल्चर डेवलप करोगे, करंटली मसला आ रहा है ना कि कुछ एचआर डिपार्टमेंट अलग चल रहा है, मार्केटिंग अलग चल रहा है, फाइनेंस अलग चल रहा है। जब एक प्रॉपर एक कल्चर डेवलप होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में सारे वर्कर्स सेम पेज पे होंगे, सेम तरीके से काम होगा। लेकिन एक बात है, कल्चरल चेंज लाना, उस पर मेहनत करना, उस पर एफर्ट करना और उसको इम्प्लीमेंट करवाना इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं बिजनेस के अंदर जो सीनियर मैनेजर्स हैं, ठीक है, वो वर्कर्स के ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं है, एज दे वांट कंप्लीट कंट्रोल इन देयर ओन हैंड्स। तो अगर हमें कल्चर चेंज करना पड़ेगा तो उसमें ट्रेनिंग लगेगी, नए वर्कर्स की रिक्रूटमेंट लगेगी, विच इज नॉट एन ईजी प्रोसेस। लेकिन कल्चरल चेंज करने से होगा कि हमारे करंटली जो मसले आ रहे हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, इनएफिशिएंसीज आ रही है, वेस्टेज आ रही है, वो चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है। दूसरी बात, अब मैं प्लानिंग की बात करता हूँ ना, तो जब प्लानिंग होना स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन का है अच्छी बात। जब प्लानिंग होगी तो आप उसको बिग टाइम क्या कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो कि भाई अचीव हो भी रहा है या नहीं हो रहा, या मुझे चेंज करने की जरूरत है। अगर क्योंकि मैं इवैल्यूएट करता रहूंगा, सीपीए में भी आप ये करते हो ना, देखते हो कि भाई इस टाइम पे खत्म हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ तो भाई चेंज करो। लेकिन मेरे भाई सम टाइम द मैनेजर्स और द इंडिविजुअल्स हु आर रिस्पांसिबल फॉर डेवलपिंग द प्लान, दे बिकम सो इन्वॉल्व, वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दैट व्हेन देयर इज अ नीड टू चेंज और व्हेन देयर इज अ नीड टू अडैप्ट, दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट, देयर इज रिजिडिटी इन द बिजनेस। वो बोलते हैं भाई मैंने इतनी मेहनत करी है, मैं क्यों चेंज करूं। सही है। तो जब उनकी ये ना एक कॉन्स्ट्रेंट आ जाता है उनकी तरफ से, फर्दर बिजनेस एक्टिविटी हमारे लिए मसला कर जाती है। तो जब हम नई मार्केट में जा रहे हैं, हम जब चीजें जा रहे हैं, तो हमें कल्चरल चेंज भी करना पड़ेगा, प्रॉपर प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। लेकिन वही बात है, इंपॉर्टेंस जरूर है, इंपॉर्टेंस जरूर है, लेकिन इसके लिए हमें एक है ना, सारे लोगों को ऑन बोर्ड लेके चलना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, हम जब इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं कि एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, एक नई मार्केट में जाना है, तो बगैर प्लानिंग के ये पॉसिबल नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कि बस आप चलो मार्केट में चले गए, अब देखेंगे अगला स्टेप क्या, अगला स्टेप क्या, अगला स्टेप क्या। नहीं, ये इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, फायदे क्या, आपसे कुछ मांगा, इस तरीके से आपका पूरा आंसर डेवलप हो जाएगा। यहाँ तक हमने लिखा है ना, बाकी पैराग्राफ्स लिख के कंप्लीट करने की कोशिश करना, मैं रिकॉर्ड करके डाल भी दूंगा। लिमिटेशन तो हमने साथ साथ ही बताई है ना, कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, जरूरी है आपकी प्लानिंग है तो हमेशा आप सक्सेसफुल हो। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन मार्क वगैरह क्रिएट हो जाते हैं, तो इसको मैं अपलोड कर दूंगा, आप यहाँ से देख के कंप्लीट कर लेना, मुझे कल चेक करा दें।